तो इससे ये पहला फिजिक्स का पहला पार्ट बन चुका है, जो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग 12 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, यहाँ से पढ़ेंगे और पूरा वीडियो को देखिए, पूरा हम लोग चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो सिंपल भाषा में अगर समझे, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ने के बाद एक छाया बनाती है, देख सकते हैं कि छाया बनाता है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिबिंब। जैसे सूरज की किरण हम लोग के ऊपर पड़ेगी तो पीछे की ओर एक छाया बनता है, ठीक है, उस छाया को ही क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब को अगर बांटे तो दो भागों में बंट सकता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बटेगा, एक वास्तविक होगा तो दूसरा काल्पनिक होगा। जैसे हम लोग दर्पण के आगे अगर खड़ा रहेंगे तो कोई दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है, तो कोई दर्पण के पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है। जो अंदर बनेगा वो काल्पनिक होगा, जो आईना में दिखाई देगा वो दर्पण में दिखाई देगा, जो कांच में दिखाई देगा, जो दर्पण के अंदर दिखाई देगा प्रतिबिंब, वो हम लोग का काल्पनिक बनेगा। जो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के अंदर ना बन करके उल्टा बनेगा, वो पीछे की ओर दिखाई देगा, तो वो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हम लोग परिभाषा करेंगे, देख सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से, कोई प्रकाश की स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से वो क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, दूसरी ओर मुड़ जाएगा। उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश की किरण आती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर पड़ती है उसका वो क्या बनाती है, छाया बनाती है, यानी प्रतिबिंब बनाती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग अभी वीडियो के माध्यम से देखेंगे। थ्री वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूं ताकि उसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो की ओर चलते हैं। प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब आखिर क्या होता है, कैसे होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में देख सकते हैं हम लोग। प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखो उत्तल लेंस हम लोग बीच में लिए हैं, यहाँ मोमबत्ती जला दिए हैं, मोमबत्ती जलने के बाद दर्पण में टकराने के बाद उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है दीवार में, देख सकते हैं ये दीवार में ये प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और उल्टा दिखाई दे रहा है। मोमबत्ती हम लोग का यहाँ सीधा जल रहा है लेकिन वहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, उससे परावर्तन के बाद दीवार में प्रतिबिंब बन रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक जो हकीकत में बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दे में उतारा जा सकता है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो उसका उल्टा होता है। ठीक है, लेंस को देख सकते हैं, लेंस को अभी लगाएंगे, देख सकते हैं टकराने के बाद यहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, वास्तविक, जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और वो उल्टा होता है, देख सकते हैं मोमबत्ती का उल्टा। अभी हम लोग लेंस को फिर बदलेंगे, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस को हम लोग लगाएंगे। अवतल लेंस लगाने के बाद प्रतिबिंब हम लोग का दीवार में नहीं बन रहा है और उसी के अंदर बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, जो आईना यानी दर्पण की लेंस के अंदर ही बनेगा। लेंस के अंदर जो बनेगा, दिखाई दे रहा है छोटा करके बन रहा है, लेंस के अंदर ही बनेगा, तो वो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक या आभासी कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। और जो दीवार में बन जाता था ओरिजिनल, उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके परिभाषा करेंगे। अब वीडियो के बाद देख के आपको समझ में आ चुका होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, दोनों को अच्छी तरह से समझ गए अगर, तो अब हम लोग परिभाषा की ओर चलेंगे दोनों का। आप देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब अभी आपको दिखाएं, जब यानी मोमबत्ती के बीच में एक दर्पण को रखे हम लोग, तो उसके पीछे क्या बन रहा था, पर्दा में, दीवार में हम लोग का प्रतिबिंब बन रहा था, तो वो क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब। जो हम लोग का दर्पण के अंदर नहीं बन रहा है, दर्पण से बाहर बन रहा है, उसे पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव रूप से मिलती है, उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान सरल भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसका। अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को अभी आपको दिखाएं कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उल्टा होता है वो। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी सिनेमा हॉलों में, बराबर सिनेमा हॉल में भी वास्तविक प्रतिबिंब का इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, ताकि हम लोग पर्दे में उसको देख पाते हैं। ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है। दिखाया अभी केंद्र जब दिखाई दे रहा था उसका उल्टा दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर ही बनता है, दर्पण के अंदर जो दिखाई देगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी आभासी प्रतिबिंब भी हम लोग कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जब प्रकाश की किरण आती है दर्पण से टकराती है,
टकराने के बाद फिर वो वापस चली आती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो सीधा होता है, और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। वो उल्टा होता है, ये सीधा होता है। उसे वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक यानी आभासी को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है क्योंकि ये खुद सीधा होता है। अगर सीधा को पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा तो वो फिर पर्दे में उल्टा दिखाई देगा और उसका कोई भाष्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब का परिभाषा था। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। देख सकते हैं ये एक गोलीय दर्पण है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण में कौन कौन से पद होते हैं, क्या क्या किसको कहा जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है, गोलीय दर्पण को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। देख सकते हैं ये गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, यानी कांच का वो टुकड़ा जो जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल गोल हो वो क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये कांच का एक टुकड़ा है जो इसका परावर्तक सतह बिल्कुल क्या है, गोल है, उसी को क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा याद रहेगा। जिसका परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, बिल्कुल गोल हो, वो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण को अगर दो भागों में बांटा जाए, बीच में अगर काट के दो भागों में, तो एक तरफ हम लोग का अवतल दर्पण बनेगा, एक तरफ क्या बनेगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या रहेगा, अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा। देख सकते हैं ये पेंट किया हुआ है, अंदर से पेंट किया हुआ रहेगा और उसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। और ये अवतल दर्पण कहलाएगा जो बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहेगा। देख सकते हैं ये बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहेगा और अंदर की ओर क्या रहेगा, वो धसा हुआ रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा। ये अवतल दर्पण कहलाएगा और ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जब गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जाएगा तो एक तरफ अवतल दर्पण तो एक तरफ उत्तल दर्पण बनेगा। अवतल दर्पण के बाहर की ओर पेंट किया हुआ रहेगा, अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहेगा इस तरह से। और उत्तल दर्पण में अंदर की ओर पेंट किया हुआ रहेगा, बाहर की ओर परावर्तक सतह क्या रहेगा, उभरा हुआ रहेगा। इसमें प्रकाश की किरण बीच क्या हो जाती है, फैल जाती है, अपसारित हो जाती है। इसमें प्रकाश की किरण फैलती नहीं है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और फोकस बनाती है अंदर की ओर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसको हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि अगर गोलीय दर्पण को जिस भाग से अलग किया जाता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ से काट के अलग करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे संकेत करेंगे, सी से। ये मुख्य अक्ष है जो दर्पण के बीच से गुजरती है। इसको क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, पी से संकेत। इसको क्या कहा जाता है, ध्रुव। इसको भी क्या करेंगे, पी से संकेत करते हैं। अब ये परावर्तक सतह है, जो देख सकते हैं परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, किसका, उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहेगा या धसा हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। केंद्र से दर्पण की दूरी क्या होती है, तिर्ज्या। देख सकते हैं वक्रता तिर्ज्या है ये इसको यहाँ से यहाँ तिर्ज्या बोलो या यहाँ से यहाँ क्या बोलो, तिर्ज्या बोलो। किससे संकेत करेंगे, आर से। यहाँ से यहाँ की दूरी यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी, दर्पण में वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, तिर्ज्या कहलाती है, वक्रता तिर्ज्या कहलाती है। और ध्रुव और केंद्र के बीच क्या बनाती है, फोकस बनाती है। तो इससे हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि एक तिर्ज्या कितना फोकस के बराबर हो जाएगा, दो फोकस के बराबर। एक फोकस दो फोकस के बराबर हो जाएगा। तिर्ज्या बराबर दो फोकस यानी दो गुना होता है। फोकस का कितना गुना होता है, दो गुना। तिर्ज्या फोकस का दो गुना होता है और फोकस तिर्ज्या की क्या होता है, आधा। देख सकते हैं कि आर का मान अगर रखें 2 छोड़ दे तो यहाँ नीचे आ जाएगा r/2 कितना बराबर, f बराबर। तो हम लोग इसको सीधा करके लिख सकते हैं कि f बराबर r/2 कितना हो जाएगा, 2। यानी फोकस हो जाएगा तिर्ज्या की आधी और तिर्ज्या हो जाएगा फोकस की 2 गुनी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि कहाँ क्या होता है। पूरा पार्ट को समझ गए। अब इसको हम लोग 3D वीडियो के माध्यम से समझेंगे और भी बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट खास पॉइंट है गोलीय दर्पण से आपको समझ में आ जाएगा, जो कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है तो आपको वीडियो की ओर लेके जाने वाला हूँ, वीडियो की ओर चलेंगे। तो हम लोग अभी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे जो अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। देख सकते हैं 3D वीडियो के माध्यम से गोलीय दर्पण बच्चे लोग डायरेक्ट किताब से परिभाषा तो कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, कैसे आभासी प्रतिबिंब बनता है, कैसे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3D वीडियो के माध्यम से आपको मैं इतना अच्छा से समझाने वाला हूँ ताकि आप कभी नहीं भूलिएगा। अच्छी तरह से इस वीडियो को पूरा देखिए अच्छे ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए। देख सकते हैं कि ये गोलीय दर्पण है, एक कांच है,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांच बोलेंगे। ये एक गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग बांटे, इसको अगर बीच में काट के अलग करें तो बिल्कुल वो दो भागों में बच जाता है। एक तरफ हम लोग का उत्तल दर्पण बन जाएगा, तो एक तरफ हम लोग का क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। तो कैसे बनता है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं यहाँ काट के इसको हम लोग अलग करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ से वो काट के अलग हो रहा है। देख सकते हैं दो भागों में कट चुका, एक भाग यहाँ और एक भाग यहाँ। तरफ उत्तल दर्पण होगा, एक तरफ अवतल दर्पण। उन दोनों दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं कैसे दो भागों में बट चुका। बटने के बाद अब हम लोग एक एक करके इसका पार्ट समझेंगे। हमको दो भागों में बांटेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहला भाग लिए हम लोग। पहला भाग का नाम क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण देख सकते हैं कि बाहरी सतह उसका पेंट किया हुआ रहेगा, बाहरी सतह पेंट किया हुआ रहेगा और आंतरिक भाग में क्या रहेगा, चमकदार रहेगा। आंतरिक भाग उसका चमकदार रहेगा और प्रकाश की किरण इस तरह से वो क्या करेगी, प्रवाहित करेगी। अब देख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि पेंट किया जा रहा है और बाहरी सतह रंगी हुई रहेगा और अंदरूनी भाग चमकदार रहेगा। ठीक है, किससे, लेड ऑक्साइड का बाहरी परत लेड ऑक्साइड से रहेगा। देख सकते हैं उसके बाद अंदरूनी भाग चमकदार रहेगा अंदर से और प्रकाश की किरण वहीं लगेगा। ठीक है, अब ये हम लोग क्या करेंगे, काटने के बाद उसका दूसरा भाग हम लोग उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। दूसरा भाग उसका उत्तल दर्पण बन जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, देख सकते हैं बाहरी उभरी सतह चमकदार होती है। बाहरी भाग जो है, सतह जो है चमकदार है। हम लोग लिख सकते हैं चमकदार है। इसमें प्रकाश की किरण बाहर की ओर से टकराएगी। जब प्रकाश की किरण आएगी, टकराने के बाद इस तरह से वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाती है। प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी। इस तरह से आने के बाद वो बाहर की ओर क्या हो जाएगी, टकरा के बाहर चली जाएगी। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस तरह से प्रतिबिंब इसका बनेगा, काल्पनिक बनेगा, यानी दर्पण के अंदर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट में दर्पण के अंदर बनेगा। इस तरह का प्रतिबिंब बनाएगा। किसमें किसमें, याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में। पूरी भाग रंग होगा। देख सकते हैं अंदर का भाग क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। रंग किया जाएगा अंदर का भाग इसका और उभरा हुआ भाग उसका चमकता रहेगा, जो प्रकाश की किरण को भेजा जाएगा। तो ये इसका नियम था, किसका, उत्तल दर्पण का। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। फिर वीडियो को माध्यम से आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सही से बढ़िया से देखिए पूरा वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो आप कभी नहीं भूलिएगा। देख सकते हैं अंदरूनी पार्ट को उसको कलर किया जाएगा। देख सकते हैं अंदरूनी पार्ट कलर हो रहा है और बाहरी पार्ट चमकदार रहेगा, जो प्रकाश की किरण आती है। ठीक है, देख सकते हैं कि रंग किया जा रहा है। बाहर का भाग पेंट किया होता है, ये बाहर का भाग पेंट किया हुआ रहेगा। इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण और बीच का धसा हुआ रहता है। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं ये उत्तल दर्पण है, जो बीच का भाग यानी पीछे का भाग इसका भी क्या होगा, पेंट किया हुआ रहेगा और बाहरी भाग उसका परावर्तक सतह रहेगा। बाहरी भाग इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। उत्तल अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण एक ही जगह क्या होती है, केंद्रित होती है। इसको हम लोग अभिसारी कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहेंगे। और इसको कहेंगे हम लोग अपसारी दर्पण, क्योंकि जब प्रकाश की किरण यहाँ से टकराती है इसका परावर्तक सतह से, वो क्या हो जाती है, चारों ओर फैल जाती है और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो एक ही ओर क्या करती है, केंद्रित करती है। इसलिए इसका नाम अभिसारी दर्पण। और ये प्रकाश की किरण को फैला देती है, इसलिए अपसारी दर्पण कहते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या करेंगे, इसमें प्रवाहित करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से फोकस इसका बन रहा है। तो देख सकते हैं अभी हम लोग वीडियो प्ले करने वाले हैं। देख सकते हैं प्रकाश की किरण ये अवतल दर्पण में और ये उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण प्रवाहित होती है। टकराने के बाद, परावर्तन के बाद देख सकते हैं कि दर्पण के पीछे ही बिल्कुल फोकस बना रही है। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद दर्पण के पीछे ही बनता है, जो वास्तविक होता है। यहाँ फोकस होता है, हम लोग क्या कहेंगे इसको, फोकस, वक्रता, फोकस। इसको वक्रता फोकस कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, वक्रता फोकस होता है, जिसे एफ से संकेत किया जाता है। ठीक है, तो किस में यह होता है, अवतल दर्पण में। हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण में।
ये प्रकाश की किरण को क्या करती है, अभिसारित करती है, यानी एक ही ओर केंद्रित करती है। ये दर्पण से पीछे की ओर बन रहा है, ये दर्पण से पीछे की ओर बन रहा है, इसलिए हम लोग कौन सा दर्पण फोकस बनाएगा, यानी वास्तविक बनाएगा। इसमें वास्तविक बनता है, ठीक है। वास्तविक और उल्टा होता है, हमेशा याद रखिएगा, उल्टा। वास्तविक उल्टा होता है। अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनाती है वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि वो एक ही ओर दर्पण से पीछे की ओर बनाती है। और ये उत्तल दर्पण है हम लोग का, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण, अभी इसको अपसारी का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण को देखिए फोकस में बनाती है, चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण पता चलती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है। इस तरह से उसका क्या बनाती है, फोकस बनाती है। तो इसका फोकस कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। वक्रता फोकस यहाँ हम लोग का इसका बनेगा, दर्पण के अंदर बनेगा, ठीक है। तो ये काल्पनिक बनता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक या आभासी हम लोग कहेंगे। और ये क्या होता है, सीधा होता है, सीधा बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह से। अब हम लोग एक एक करके दोनों का पार्ट पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण को एक जगह एकत्रित होती है, दर्पण से पीछे बनता है, इसलिए वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के बाद चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। और ये मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है, यानी काल्पनिक हम लोग उसको बनाते हैं, काल्पनिक होता है, जो दर्पण के अंदर बनता है, ठीक है। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं या अपसारी दर्पण कहते हैं। और ये काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाती है हमेशा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर हम लोग इसका एक एक करके पार्ट को हम लोग समझेंगे, इसका देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। फिर हम लोग एक पार्ट लिए, उसका नाम है हम लोग का अवतल दर्पण। देख सकते हैं प्रकाश की किरण जाएगी, टकराने के बाद प्रकाश की किरण एक ही ओर केंद्रित करती है, इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, क्योंकि दर्पण से पीछे वो बनाती है फोकस। हमेशा ये वास्तविक होता है और उल्टा होता है, कन्वर्जन होता है इसको, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो हम लोग अब कह सकते हैं इसका इस्तेमाल, अवतल दर्पण का इस्तेमाल नंबर 1 उपयोग अगर कहाँ होता है, तो आप याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, यानी शेविंग करने में, दाढ़ी बनाने में। नंबर 2 वाहनों के हेडलाइट के रूप में, आगे का जो लाइट देता है, आगे का हेडलाइट के रूप में, इसको हम लोग बोलेंगे हेड लाइट के रूप में, हेडलाइट के रूप में। तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल है, जो हम लोग दाढ़ी बनाने में, वाहनों के हेडलाइट के रूप में, और डॉक्टर जो चेक करता है नाक, आंख या दांत, उसको चेक करने में भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसी तरह से उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। देख सकते हैं कि अवतल दर्पण हमेशा दर्पण के पीछे की ओर फोकस बनाती है, याद रखिएगा। इसलिए ये क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। फिर अब देख सकते हैं ये अवतल दर्पण हो चुका है, ये उत्तल दर्पण है, परावर्तक सतह उसका बाहरी भाग है। प्रकाश की किरण इसमें क्या हो जाती है, परावर्तन के बाद फैल जाती है, चारों फैल जाती है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी अंदर की ओर, दर्पण से पीछे की ओर, देख सकते हैं कि दर्पण से पीछे की ओर वो प्रतिबिंब नहीं बना पाती है, यानी दर्पण के अंदर वो प्रतिबिंब बनाएगी, तो इसलिए वो काल्पनिक माना जाता है, आभासी होता है, जो दर्पण के अंदर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब बनाया जा रहा है और इसका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इसका फोकस कहाँ बना, उत्तल दर्पण का, तो फोकस यहाँ बना, यानी ये क्या बनेगा, बता, वक्रता फोकस, वक्रता फोकस, फोकस, वक्रता फोकस कहलाएगा। जो कौन सा दर्पण है, अभी बताएं आपको, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है ये। उत्तल दर्पण को ही क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण कहेंगे, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या कर रही है, अपसारी फैला रही है, अपसारी दर्पण।
क्योंकि प्रकाश की किरण को ये चारों ओर फैला देती है, दर्पण के पीछे नहीं बना करके दर्पण के अंदर बनाती है ये, ठीक है, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा उपयोग सब पढ़ेंगे, कहां कहां उसका उपयोग होता है। उपयोग नंबर 1, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर, वाहनों के साइड मिरर का मतलब जो मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं तो साइड में इस तरह से रहता है जो पीछे की ओर दिखाई देता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है। 2 दर्पण होता है, उस तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, यानी पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। उपयोग हम लोग बोल सकते हैं कि सड़क के किनारे जितने भी लाइट लगाया जाता है, सड़क के किनारे लाइट के रूप में, लाइट के रूप में, ठीक है, यानी गलियों में सड़क के किनारे जितने भी लाइट लगाया जाता है उत्तल दर्पण का ही होता है, वो लाइट ताकि अधिक मात्रा में फैला सके किरण को, प्रकाश की किरण को, ठीक है। तो ये इसका उपयोग था। अब एक एक करके हम लोग इसका परिभाषा पढ़ेंगे अच्छी तरह से, बेहतर तरीका से, और इसका जानकारी और भी हम लोग हासिल करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग परिभाषा की ओर चलते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको उम्मीद है कि अच्छी तरह से गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण समझ में आ चुका होगा। तो आप इस तरह से क्या, लेकिन फिगर कैसे बनाइएगा आप देख सकते हैं, यहाँ उसको परावर्तक सतह देख सकते हैं, अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहेगा और बाहर पेंट किया हुआ रहेगा। तो समझ लीजिए वो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण, इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब भी जाती है, प्रकाश की किरण जब भी जाती है तो परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद जिस बिंदु में आके मिलती है उस बिंदु को क्या कहा जाता है, वक्रता फोकस कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा, वक्रता फोकस यानी फोकस कहलाएगा, ठीक है, जो दर्पण के पीछे की ओर बनता है। अब उसी तरह देख सकते हैं यहाँ उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण अंदर की ओर पेंट किया हुआ रहेगा और बाहर की ओर परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा। तो ये प्रकाश की किरण जब भी जाती है मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद, परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद वो पुनः चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। देख सकते हैं कि वो फैल चुका, तो प्रकाश की किरण देख सकते हैं कि चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसलिए इसको उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और ये मुख्य अक्ष के समांतर यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, काल्पनिक फोकस बनाती है, यानी लगता है कि दर्पण के अंदर फोकस बना रही है, यानी दर्पण के अंदर वो फोकस बना रही है। पता क्या चला कि दर्पण के अंदर से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण होता है जो प्रकाश को फैलाने का काम करती है। इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम लोग अपसारी, ठीक है, अपसारी दर्पण भी कहेंगे, क्योंकि वो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद चारों ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। लेकिन क्या पता चला कि दर्पण के अंदर से आती हुई प्रतीत होती है। और अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु में आके मिल जाती है, इसलिए अवतल दर्पण या उसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो समझ पढ़ेंगे फिर। परिभाषा देख सकते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी वैसा दर्पण, कांच का वैसा टुकड़ा जो गोलीय बिल्कुल होता है, जिसका परावर्तक सतह गोल होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। आप गोलीय दर्पण को उतार सकते हैं फिगर के माध्यम से। अब उसके बाद गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं, तो अभी आपको बता दिए कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी किरण अपसारी दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे फिर हम लोग, देख सकते हैं अवतल दर्पण में ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। ये तीनों चीज आपको बता दिए हैं। अब परिभाषा के माध्यम से हम लोग देख लेंगे ध्रुव क्या है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जो दर्पण के पीछे जाकर के वो क्या होती है, मिलती है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या वक्रता या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। याद रखिएगा आधी यानी आधा।
और त्रिज्या की आधी और एफ यानी फोकस की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो ये बराबर आर बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देख सकते हैं उत्तल दर्पण क्या है, एक एक करके इसका क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। क्योंकि इसको समझाने का काम हम कर चुके हैं, अब इसको सिर्फ क्या करना है, हम लोग को परिभाषा इसका पढ़ना है। उत्तल दर्पण क्या है, तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। यानी ये उत्तल दर्पण देख सकते हैं ऐसा होती है, इसका अंदर से पेंट किया हुआ रहता है। अभी दिखाएं आपको, प्रकाश की किरण ये तो मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष होता है और इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे हम लोग, ठीक है, मुख्य अक्ष। प्रकाश की किरण जब आती है, आने के बाद परावर्तन के बाद वो प्रकाश की किरण एक और नहीं मिलती है, बाहर की ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। बाहर की ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। बाहर की ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है, बाहर की ओर फैल जाती है। और पता क्या चला कि अंदर से वो आती हुई प्रतीत होती है, अंदर से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ फोकस उसका बनाती है, ठीक है। इसलिए इसका परिभाषा यहाँ बन जाता है कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। यह वस्तु से छोटा होता है, काल्पनिक होता है। वस्तु से छोटा होगा क्योंकि अंदर बना है, दर्पण के अंदर छोटा होगा और काल्पनिक होगा, ठीक है, काल्पनिक प्रतीत होता है। तो यह वस्तु से छोटा, काल्पनिक, काल्पनिक को ही आभासी कहेंगे, जो सीधा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सीधा सीधा होता है। छोटा, काल्पनिक और आभासी और सीधा किसमें बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। ये क्या होता है, धनायन होता है, ये बात याद रखिएगा, धनायन होता है। उत्तल दर्पण धनायन होता है। अब इसका हम लोग उपयोग पढ़ेंगे कि उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देख सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग बस, मोटर, वाहनों में मिरर के रूप में, यानी पक्ष दृश्य के रूप में होता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटरसाइकिल जब होता है, इस तरह से पीछे रहता है, 4 चक्का में जितने भी होता है वाहन, पीछे की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। इस दर्पण का प्रयोग, इस दर्पण का उपयोग पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है वाहनों में, साइड मिरर के रूप में, पक्ष दृश्य के रूप में किया जाता है। आपको एग्जाम में अगर पूछे साइड मिरर के रूप में या पक्ष दृश्य के रूप में वाहनों में जो दर्पण का उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो आपको बताना है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण का ये उपयोग है। सड़क गलियों के किनारे लाइट जो लगा होता है, किसका उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का, ताकि अधिक मात्रा में वो किरण को फैला सके। इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का उदाहरण था, इसको उतार लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। देख सकते हैं ये अवतल दर्पण है। पहले देख लीजिए, ये अवतल दर्पण बाहरी सतह कलर होता है, अंदरूनी सतह क्या होता है, पेंट किया हुआ अंदरूनी सतह परावर्तक सतह होता है, ठीक है। जो प्रकाश की किरण जाती है किसके अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद फोकस में आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा होता है हमेशा, क्योंकि दर्पण से पीछे की ओर बनता है। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद यानी फोकस से होकर मिलती है। तो ये वास्तविक होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो दर्पण के पीछे बनता है ये वास्तविक होता है और उल्टा होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यह वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। ये वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। यह ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण कौन सा आयन होती है, तो ऋणायन होती है। उत्तल दर्पण क्या होती है, धनायन होती है। फिगर को आप बता लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। इसका उपयोग कहाँ होता है, देख सकते हैं फोकस F से दर्पण के ध्रुव C की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको बता दिए थे। इसका उपयोग हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट का मतलब आगे का लाइट, यानी जैसे कोई भी वाहन होता है तो आगे लाइट होता है जो रोशनी देता है रात में, उसमें कौन सा दर्पण होता है, या अगर कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो आप याद रखिएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो अवतल। डॉक्टर द्वारा किए गए जांच के दौरान आंख, नाक, दांत देखने के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो अवतल, याद रखिएगा। हेडलाइट के रूप में, दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में, और आंख, नाक, कान, दांत चेक करने के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग पढ़ेंगे। देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर। तो हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में अंतर पढ़ेंगे हम लोग।
उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है, उभरा हुआ देख सकते हैं इस तरह से अंदर की ओर क्या होगा, पेंट होगा और ये उभरा हुआ रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये उभरा हुआ रहेगा, इस तरह से प्रकाश की किरण आती है इसमें। ठीक है, अगर अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी होती है। कैसा होती है आप देख सकते हैं कि इस तरह से होता है। अवतल दर्पण का पहचान ये इस तरह होता है। ठीक है, जिसकी बाहरी सतह क्या होता है, रंग किया होता है, कली किया होता है। इस तरह से मुख्य अक्ष होता है और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब जाती है तो टकराने के बाद, परावर्तन के बाद यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर यानी फोकस बनाती है। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण तो में लिखा हुआ है कि इसमें किनारे में धसी होती है। किनारे यानी नजदीक में जो क्या होता है, धसा हुआ है यानी गोल है, और लेकिन इसमें किनारे में उभरी होती है। देख सकते हैं कि किनारा इसका क्या है, उभरा हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक है, ये उभरी होती है। नंबर 3, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक बड़ा और उल्टा बनाती है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, जो खास था। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग। देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में वस्तु अनंत पर है ना, यानी कुछ दर्पण को दूर में रखा जाएगा और वस्तु को रखा जाएगा। वस्तु को रखने के बाद उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा बनता है, कहाँ खड़ा रखा जाता है, टकराने के बाद कहाँ प्रतिबिंब बनता है। बहुत थोड़ा सा उलझन टाइप का है, बच्चे लोग को समझने में दिक्कत होता है, तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले इसका 3D वीडियो देकर के आपको मैं समझाने वाला हूं। देख सकते हैं अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कब बनता है, कैसे बनता है। हम एक नोट पॉइंट बनाए हैं, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से इसको आप याद कर सकते हैं, जो आसानी से कभी नहीं भूलिएगा। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कब बनता है, कैसे बनता है, अब हम लोग समझेंगे। वस्तु की स्थिति, जैसे ये दर्पण है हम लोग का, ये क्या है, दर्पन। अच्छी तरह से समझिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, इतना बढ़िया से बताएंगे। यहाँ आपका है दर्पण और इसको बाहर परावर्तक सतह क्या किया गया है, पेंट किया गया है, कलर किया गया है। कर दिए। बीच वाला भाग क्या होता है, धसा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ। और ये मुख्य अक्ष है, देख सकते हैं ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष रखा गया है। जो जो लाइन बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। ये हम लोग का अवतल दर्पण है और ये हम लोग का मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में वस्तु जो खड़ा किया जाएगा, इसमें दर्पण के पीछे 6 बार हम लोग क्या करेंगे, वस्तुओं को रखेंगे। 6 बार का कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो पहला कंडीशन में 1 नंबर में वस्तु हम लोग का देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के पीछे है। वस्तु को हम लोग कहाँ रखें, यहाँ रखें। वस्तु का मतलब कोई भी सामान दर्पण के पीछे हम लोग रखेंगे। कोई भी सामान, कोई वस्तु को हम लोग यहाँ, कोई सामान को यहाँ रखते हैं। प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा हम लोग समझेंगे। फिर वस्तु अब यहाँ रखेंगे, अगर अनंत से आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो देख सकते हैं इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, केंद्रक भी कहेंगे। केंद्रक और अनंत के बीच वस्तु यहाँ होता है। यहाँ जब वस्तु रहेगा तो क्या बोलेंगे, कहाँ है, तो अनंत और केंद्रक के बीच है। अब वस्तु 2 नंबर के बाद 3 नंबर में आएगा तो यहाँ आएगा। यहाँ जब आता है तो यहाँ खड़ा, जब वस्तु को रखा जाएगा, कोई भी सामान को यहाँ रखा जाएगा तो क्या कहाँ खड़ा है, कहाँ बोलेंगे, अब केंद्रक में बोलेंगे। ठीक है, केंद्र में है। अब देख सकते हैं वस्तु जब यहाँ रखा जाएगा 4था नंबर पे, तो केंद्रक और फोकस के बीच होगा। यहाँ जब वस्तु रखा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, केंद्रक और फोकस के बीच कहा जाएगा। अब उसके बाद 5वां कंडीशन में जब यहाँ रखा जाएगा तो कहाँ, क्या बोलेंगे, वस्तु कहाँ खड़ा है, तो वस्तु फोकस पर खड़ा है। अब हम लोग बोल सकते हैं वस्तु कहाँ खड़ा है, तो फोकस पर खड़ा है। ठीक है। अब उसी तरह जब वस्तु आगे बढ़ेगा तो यहाँ ध्रुव है, देख सकते हैं ध्रुव, और यहाँ क्या है, फोकस है। ध्रुव और फोकस के बीच है वस्तु यहाँ खड़ा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब ये वस्तु तो यहाँ रखा जाएगा दर्पण के आगे। अब इसका प्रतिबिंब कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, गौर से सुनिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब को बनाएंगे। अगर माना कि कोई वस्तु हम लोग यहाँ रखें, अनंत पर कोई वस्तु रखें, अनंत पर जब वस्तु रखें, 1 नंबर का वस्तु को अनंत पर रखें, तो दर्पण से परावर्तन के बाद 1 नंबर पर बनेगा। देख सकते हैं 1 नंबर कहाँ रखे हम, फोकस में रखे हैं। तो इसका मतलब दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस में आकर के मिलती है, यहाँ उसका प्रतिबिंब बनाएगा। यहाँ इसका प्रतिबिंब बनाएगा जो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो 1 नंबर का प्रतिबिंब जहां आके टकराएगा, यहाँ आके टकराया तो देख सकते हैं यहाँ हम 1 नंबर दिए, इसका मतलब यहाँ बनाता है प्रतिबिंब। ठीक है। जब अनंत पर कोई वस्तु रखा जाएगा तो परावर्तन के बाद कहाँ मिलेगा, फोकस पर मिलेगा। यानी 1 नंबर का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, 1 नंबर में मिलेगा, यानी कहाँ मिलेगा, तो फोकस पर बनेगा।
इस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। उसी तरह फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ। दूसरा पॉइंट, वस्तु कहाँ भी खड़ा है, आप बता सकते हैं कि वस्तु यहाँ रखा गया है अनंत और केंद्रक के बीच वस्तु रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2 नंबर का प्रतिबिंब 2 नंबर पे बनेगा। तो देख सकते हैं कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो केंद्रक और फोकस के बीच बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देख सकते हैं। प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आती है और फोकस से होकर गुजरेगी, यहाँ से फोकस से निकलेगी, इस तरह से प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, इस तरह से इसका मैं 3D वीडियो दिखा के समझाऊंगा। तो फिलहाल अभी समझिए कि फोकस कहाँ कैसे बनता है। तो 2 नंबर में जब वस्तु यहाँ रखा जाएगा केंद्र और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम लोग कह सकते हैं कि 2 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ बनेगा, तो केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, जो इस तरह से बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, उसी तरह से 3 नंबर अगर वस्तु यहाँ रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, केंद्र में। वस्तु जब केंद्र में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब टकराने के बाद 3 नंबर का यानी केंद्र में ही बनेगा, 3 नंबर का प्रतिबिंब 3 नंबर में ही बनेगा। देख सकते हैं कि केंद्र में ही बनेगा। कहाँ बनेगा, केंद्र में बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, यानी वस्तु के बराबर बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। अब चौथा नंबर का अगर देखें, वस्तु को कहाँ रखा जाए, केंद्र और फोकस के बीच वस्तु जब रखा जाए 4 नंबर का वस्तु को, तो परावर्तन के बाद 4 नंबर का प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, देख सकते हैं। और वस्तु से बड़ा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ वस्तु छोटा होगा, यहाँ वस्तु क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उसी तरह 5 नंबर का वस्तु अगर दिखा जाए, तो कहाँ है, वस्तु अभी रखा गया है फोकस पर, वस्तु फोकस पर रखा जाएगा, तो परावर्तन के बाद 5 नंबर का आंसर देख सकते हैं कि कहाँ बनेगा, 5 नंबर में, यानी अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। देख सकते हैं 5 दर्पण परावर्तन के बाद, 5 नंबर का परावर्तन के बाद वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, जो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। 6 नंबर का वस्तु अगर रखा जाए ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ वस्तु रखा जाए, तो परावर्तन के बाद देख सकते हैं कि वस्तु के पीछे बनेगा 6 नंबर का, 6 नंबर यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, जो वस्तु से बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये इसका नियम था। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तुओं को क्या किया जाता है, रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ कहाँ बनता है इसको आप देख सकते हैं। 1 नंबर का प्रतिबिंब 1 नंबर में बनाएगा फोकस पर, 2 नंबर यहाँ रखा जाएगा प्रतिबिंब वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ सी और एफ के बीच। अगर 3 नंबर में यहाँ केंद्रक में रखा जाए वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्रक में ही बनेगा। 4 नंबर का प्रतिबिंब अगर यहाँ रखा जाए सी और एफ के बीच, तो उसका प्रतिबिंब टकराने के बाद यहाँ बनेगा, देख सकते हैं यहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा। 5 नंबर का प्रतिबिंब टकराने के बाद, 5 नंबर का वस्तु टकराने के बाद यहाँ बनेगा 5 नंबर का अनंत पर। 6 नंबर का पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा, काल्पनिक, सीधा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब इसका ये नोट पॉइंट था। अब इसका हम लोग 3D वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वस्तु को एक एक करके रखा जाएगा और उसका हम लोग 3D वीडियो समझेंगे। ठीक है, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस में आके मिल जाती है। तो ये पहला नियम था, फोकस में मिलती है तो अनंत पर वस्तु रहेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो कहाँ अनंत पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अत्यधिक छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा होगा, देख सकते हैं यहाँ। दूसरा पॉइंट इसका फिर पढ़ेंगे हम लोग। को यहाँ से थोड़ा सा आगे लेके आया गया है, अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच वस्तु को रखा गया है। अब इसका प्रतिबिंब देख सकते हैं कैसा बनता है। पहला प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। दूसरा किरण का नियम है कि फोकस से कुछ गुजरेगी, दर्पण से परावर्तन के बाद जहां जाके टकराएगी, यहाँ टकराई तो इसका मतलब यहाँ उसका प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, देख सकते हैं कि उल्टा बना, वास्तविक बना। तो नियम क्या हो जाएगा, देख सकते हैं इस सी के परे, वक्रता केंद्र के परे सी और एफ के बीच बनेगा प्रतिबिंब, तो उसका साइज छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, जब केंद्र पर कोई वस्तु अगर रहता तो एक किरण को यहां से प्रवाहित किया जाएगा, परावर्तन के बाद यहां जाके जहां टच होता है वहां उसका प्रतिबिंब बनता है। यहां इसका प्रतिबिंब बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं कि सी पर होगा, प्रतिबिंब की स्थिति भी सी पर ही बनेगा, प्रतिबिंब के समान वस्तु बनेगा, आकार वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, परिभाषा एक एक करके पढ़ेंगे, उसको उतार लेंगे। ठीक है,
देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हम लोग का, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ये अवतल दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कब कैसा बनेगा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, जब वस्तु, ये एक मुख्य अक्ष है, पहले समझिए मुख्य अक्ष है, और ये अवतल दर्पण है जो बाहरी सतह कलर किया हुआ है, रंग किया हुआ है, और एक वस्तु, कोई वस्तु रखा गया है यहाँ जो अनंत पर है, यानी मुख्य अक्ष से बिल्कुल पीछे है, बहुत पीछे है। और जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जाने के बाद यानी परावर्तक के बाद फोकस में आकर के क्या होती है, मिलती है दोनों, तो इसको ही क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। तो वो अब कहाँ प्रतिबिंब बनाएगा इसके बारे में हम लोग पूरा समझेंगे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं इस तरह से प्रतिबिंब कहाँ बनाती है। तो प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट की स्थिति क्या होगा, अनंत पर होगा, वस्तु कहाँ रहेगा, अनंत पर रहेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब अभी हम लोग देखे ना कहाँ बना, फोकस पर बना, इसको क्या कहेंगे, फोकस, इसको क्या कहेंगे, ध्रुव, और इसको क्या बोलेंगे, केंद्र। कब कहाँ क्या होता है आपको बता दिए हैं। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा हो जाएगा। जब फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और वास्तविक बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत आसान है। जब वस्तु अनंत पर और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, आप देख सकते हैं कि यहाँ अनंत है हम लोग का, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, अनंत, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के पीछे है। तो ये कहाँ है, अनंत पर है, अनंत पर है। तो ये अनंत और ये क्या है, वक्रता केंद्र है हम लोग का, ये अनंत और ये वक्रता केंद्र। उस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई वस्तु फिर रखा गया, कोई वस्तु, माना कि कोई लड़का खड़ा है यहाँ, तो उसका प्रतिबिंब कब बनेगा, कैसा बनेगा। देख सकते हैं जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण से क्या करती है, टकराती है, टकराने के बाद देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को काटती है, कहाँ, यहाँ काटती है, यहाँ काटती है। प्रकाश की किरण जब एक वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रहे, तो प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के गुजरती है वहां उसका प्रतिबिंब बनाएगी। यहाँ इस तरह से निकला, और इसका दूसरा नियम है कि फोकस से होकर के गुजर, फिर टकराने के बाद कहां से होकर गुजरती है, यहाँ, यानी उसका प्रतिबिंब कहाँ बना रही है, यहाँ बना रही है, यानी कहाँ बोल सकते हैं, केंद्र और फोकस के बीच बना रही है। प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, केंद्र और फोकस के बीच, इसको फोकस कहेंगे, केंद्र और फोकस के बीच बनाती है। तो ये उल्टा होगा, वास्तविक होगा, और केंद्र और फोकस के बीच होगा। तो जवाब क्या है, देख सकते हैं उत्तर उसका होगा, प्रतिबिंब की स्थिति सी तथा एफ के बीच बनेगा, सी तथा एफ के बीच बना प्रतिबिंब हम लोग का। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, छोटा होगा, छोटा हुआ है। प्रतिबिंब की आकृति यानी वास्तविक और उल्टा तो होगा ही, वास्तविक और उल्टा है क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। देख सकते हैं जब वस्तु अब वक्रता केंद्र पर हो, पहले अनंत पर था, उसके बीच अनंत और केंद्र के बीच आया, और अभी कहाँ आ गया, देख सकते हैं कि केंद्र पर आ गया। केंद्र पर जब हो वस्तु, क्या हो, केंद्र पर, ये किसको क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे, केंद्र। जब वस्तु केंद्र पर खड़ा हो तो देख सकते हैं प्रकाश की किरण आती है, फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरा नियम उसका है कि फोकस से निकलेगी, किरण टकराने के बाद यहाँ आती है, यानी जहां आके ये दोनों किरण मिला, जहां आके किरण मिलती है वहां उसका क्या बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। देख सकते हैं कि उल्टा बनाता है। हम लोग कह सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनता है। केंद्र पर कोई वस्तु अगर खड़ा रखा है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा, और उल्टा बनेगा, वस्तु की बिल्कुल उल्टा बनेगा, और समान आकार का बनेगा। जितना आकार ऊपर होगा उतना आकार उसका नीचे बनेगा। तो वस्तु कहाँ रखा जाएगा, अगर सी पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा, आप देख सकते हैं सी पर ही होगा, सी यानी वक्रता केंद्र पर ही होगा। प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल समान, उसके जैसा उतना ही उच्च नाप का है। वास्तविक और उल्टा ये तो होता ही है, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा होता है। तो ये 3 नियम पढ़ चुके हम लोग। चौथा नियम देख सकते हैं, चौथा नियम क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, उसके बीच वस्तु रखा जाए। पहले केंद्र पर था वस्तु, उसके बाद तो फोकस पर बना था, और उसके बाद अनंत और केंद्र के बीच रखा गया, तो कहाँ बना था, एफ और सी के बीच बना था। उसके बाद जब केंद्र पर रखा गया वस्तु, तो केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना था, उल्टा बना था। अब केंद्र और फोकस के बीच वस्तु जब खड़ा है, तो देख सकते हैं प्रकाश की किरण इस तरह से जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम उसका क्या है, इस तरह से जाती है, टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद पीछे की ओर आती है, और ये भी पीछे की ओर आती है। कहाँ आके टकराती है, यहाँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जहाँ टकराया वहां उसका क्या बना है, प्रतिबिंब। जहां भी वो टकराता है उसका प्रतिबिंब बनता है।
तो अब हम लोग कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत और सी यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु ये छोटा दिखाई दे रहा है, उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक उल्टा है। तो कहाँ सी और एफ के बीच अगर वस्तु रहेगा खड़ा तो सी के परे, परे का मतलब पीछे, सी के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से बड़ा बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ प्रतिबिंब छोटा है, इसका प्रतिबिंब बड़ा बन चुका। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा तो होगा ही, ये इसका नियम था। ठीक है, चौथा देख सकते हैं, ये पांचवा पॉइंट है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, अब वस्तु फोकस के पास आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देख सकते हैं पहला नियम है कि दर्पण से जाती है, फोकस से होकर के निकल जाती है, और दूसरा नियम इस तरह से प्रकाश की किरण केंद्र से होकर के निकल जाती है। तो देख सकते दोनों का कहीं टच होने वाला नहीं है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो पता नहीं। तो अनंत पर हम लोग बोल सकते हैं कि अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अत्यधिक बहुत बड़ा होगा, जब भी बनेगा ये जहां भी बनेगा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। वास्तविक उल्टा तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा होता है। ठीक है, लास्ट नियम हम लोग का आप देख सकते हैं, लास्ट नियम है ये 6 नंबर का नियम है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव पर स्थित हो तो क्या होता है। देख सकते हैं अब वस्तु हम लोग के पास यहाँ आ चुका, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को खड़ा किया गया है, तो उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण पीछे से केंद्र से वो निकल जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से वो निकल जाती है। यहाँ टच नहीं हो रहा है, लेकिन उसको काल्पनिक अगर खींचा जाए तो इस तरह से वो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक अंदर जो दर्पण के अंदर होगा, यहाँ उसका प्रतिबिंब बना देती है, क्योंकि यहाँ टच हो रहा है दोनों किरण, यहाँ यानी दो किरण जहां टच हो रहा है उसका प्रतिबिंब वहां बन जाएगा। तो क्या पता चला, अब ये अंदर जब दर्पण के अंदर बना तो ये क्या बन चुका, आप याद रखिएगा कि आभासी और सीधा बनेगा, हमेशा वस्तु से बड़ा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा, जिसे विवर्धित कहेंगे हम लोग, और दर्पण के पीछे बनेगा। देख सकते हैं दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, इस कंडीशन को याद रखिएगा। दर्पण का अगर सूत्र पूछे आपको तो क्या बताइएगा, गोलीय दर्पण हो, देखो गोलीय दर्पण का एग्जांपल लिया गया है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण में दोनों आ जाएगा। तो गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी जब होता है ना तो यू से संकेत किया जाता है। ठीक है, वस्तु की दूरी को, जैसे एग्जांपल यही हम लोग अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, बाहर से और पेंट किया हुआ है अवतल दर्पण में। अब ये मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। तो जब प्रकाश की किरण आती है, ये एक वस्तु हम लोग रखती हैं, तो ये वस्तु की दूरी हुआ, तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे संकेत करेंगे, वस्तु की दूरी को हम लोग किससे संकेत करेंगे, यू से। वस्तु की दूरी को किससे संकेत करेंगे, यू से संकेत करेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी, जहां प्रतिबिंब बनेगा, माना कि यहाँ बना, यहां से यहाँ की दूरी किससे संकेत करेंगे हम लोग, भी से। ठीक है, भी से, भी से दूरी कर संकेत करेंगे। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यानी वस्तु जहां बनेगा वहां से वहां की दूरी किससे संकेत करेंगे, भी से। तो वस्तु की दूरी यू से, प्रतिबिंब की दूरी भी से। तो वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या कहा जाता है, एफ के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। देख सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये हो जाता है आपका दर्पण का सूत्र, ये याद रखिएगा। अब गोलीय दर्पण के लिए, यानी गोलीय दर्पण के लिए तो m बराबर -v/u होता है। अब अवतल दर्पण या अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र अगर पूछे तो ये बराबर r/2 होता है, आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप इसको नोट पॉइंट जितना भी था उतार लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देख सकते हैं इस चैप्टर का अब हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर देंगे। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो पारदर्शी कहेंगे। पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है, जैसे कांच एग्जाम्पल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण इनमें से देख सकते हैं, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब का कोण होता है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब का बीच का कोण होता है, याद रखिएगा। परावर्तन कोण होता है जब प्रकाश की किरण इस तरह से आती है, दर्पण से टकराने के बाद फिर पुनः वापस चली आती है, तो आपतित किरण इसको कहेंगे हम लोग, आपतित किरण। उसके बाद ये अभिलंब होता है, आपतित किरण, और उसके बाद ये वापस चली आती है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण बनता है तो परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है तो इसको आपतन कोण, इसको आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण पूछा है तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच होगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस दर्पण का द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग का अवतल दर्पण में मिलता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी का मतलब काल्पनिक। तो काल्पनिक किस किस दर्पण में होता है, समतल में भी होता है, केवल अवतल दर्पण, अच्छा अवतल दर्पण में भी बनता है। किस कंडीशन में, जब लास्ट वाला 6 नंबर की कंडीशन था, जब वस्तु को हम लोग फोकस के बीच ध्रुव के बीच रखते थे तब। उत्तल दर्पण में उपयुक्त तीनों दर्पण के प्रकारों में मिलता है, तो आंसर हम लोग डी लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों दर्पण में हम लोग का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में है वस्तुओं से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से होता है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसी में बनता है, उत्तल दर्पण में, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा या बराबर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है। तो समांतर किरणपुंज अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कौन आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से एक समांतर किरणपुंज प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फोकस पर बनेगा अनंत पर खड़ा होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं कि 8 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, आधी होती है, याद रखिएगा। इसलिए f बराबर r बटे क्या होता है 2, यानी त्रिज्या बराबर 2f होता है और फोकस बराबर r बटे 2। फोकस त्रिज्या की आधी और त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो प्राप्त प्रतिबिंब में से कौन होगा, देख सकते हैं कि आभासी होता है, काल्पनिक और आभासी होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में कब होता है, जब प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो। फोकस यानी एफ और किसके बीच, पी के बीच हो, तो उस कंडीशन में काल्पनिक और आभासी बनता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक सीधा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बिंब की स्थिति होती है। तो देख सकते हैं दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच होता है, यानी पी और एफ के बीच बनता है, तब ऐसा वो आभासी और काल्पनिक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी चालक के सामने, सामने का मतलब इस तरह से साइड मिरर के सामने, तो उत्तल दर्पण होता है जो पीछे की वस्तु को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे अभी हम लोग। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, तो दर्पण समतल और उत्तल होगा, तब इस कंडीशन में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 में है संबंध f बराबर r बटे 2 सत्य है। तो किसके लिए सत्य है, देख सकते हैं सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए ये इसका आंसर हो जाएगा। त्रिज्या फोकस की क्या होती है, फोकस की दोगुनी होती है और फोकस त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m यानी ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ यह है कि ये प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये प्रतिबिंब हमेशा यानी ऋणात्मक किस में होता है, अभी बताया अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या था, लास्ट था। अब उम्मीद करते हैं कि जितना भी बताएं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा और उसको अच्छी तरह नोट करके याद भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार। अब एग्जाम होने वाला है। थैंक यू।